गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय आय का माप, आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण। मीन्स राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है, ये आज हम देखेंगे। अब जैसा कि राष्ट्रीय आय के बारे में पहले बता ही दिया गया है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक कल्याण क्या है। आर्थिक कल्याण से अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। अर्थात ये किसका भाग है? आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का एक भाग है जो, और वह भाग किसी न किसी रूप में मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। बाकी सामाजिक कल्याण का जो बाकी का भाग है उसे मुद्रा द्वारा नहीं मापा जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? जो मुद्रा के द्वारा नहीं मापा जा सकता वो गैर आर्थिक कल्याण कहा जाता है। जैसे एक पुस्तक के पढ़ने से प्राप्त प्रसन्नता, एक पिक्चर देखने से प्राप्त आनंद आदि क्या है? गैर आर्थिक कल्याण के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में संबंध। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण परस्पर घनिष्ठ संबंध माना जाता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर क्या होती है? राष्ट्रीय आय भी अधिक होती है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है, और वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। उत्पादन तथा उपभोग के साधनों की पूर्ति अधिक होने से उनकी सुख और समृद्धि भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे मान लो जो विकसित देश है वो कौन से हैं? जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि। वहाँ पे क्या है? उन देशों की राष्ट्रीय आय भी ऊंची है और प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी ऊंचा है, जिससे वहाँ के निवासी ज़्यादा सुखी है, समृद्ध है और उच्च जीवन स्तर वाले हैं। जबकि जो विकासशील देश है या पिछड़े देश है जहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी आदि ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है, जिससे वो क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं और उनका जीवन स्तर भी किस श्रेणी का है? निम्न स्तर का है। वैसे तो कल्याण क्या है? एक भावनात्मक धारणा है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया है कि कल्याण क्या है। अब राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए कुछ मापदंडों का सहारा लिया जाता है, और वो मापदंड निम्न प्रकार है। उनमें से फर्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकार तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब जैसे कि अन्य बातों के समान रहने पर जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होगा और जनसंख्या में के संदर्भ में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का स्तर अधिक है, तो उस देश में वास्तविक आय में वृद्धि होने से लोगों का जीवन स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा, और जब जीवन स्तर ऊंचा होगा तो वहाँ के लोगों का जीवन सुखी होगा और समृद्ध होगा, जिससे उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना भी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक कल्याण की वृद्धि तभी संभव होती है जब राष्ट्रीय आय का वितरण अधिक न्यायोचित एवं समान हो। अब जैसे मान लो हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई तो उस देश के लोग अधिक खुशहाल होंगे, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उस बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार से हुआ है। क्या वो बढ़ी हुई आय निम्न वर्ग के लोगों के पास भी पहुंची है? क्या उनकी वजह से वो बढ़ी है? तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का वितरण भी एक बेहतर पैमाना है। जिस देश में राष्ट्रीय आय का वितरण समान होता है वहाँ आर्थिक समानता लोगों में सुख शांति एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ाती है, जबकि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण से देश में सामाजिक और आर्थिक असंतोष बढ़ता है, जिससे गरीबी और समृद्धि के बीच वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के व्यय का ढंग। राष्ट्रीय आय के व्यय का ढंग या जो भी तरीका है वो आर्थिक कल्याण को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि जिस देश में राष्ट्रीय आय का अत्यधिक हिस्सा सुरक्षा, सेना और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए खर्च किया जाता है, तो आर्थिक कल्याण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से आर्थिक कल्याण क्या होगा? घटेगा। जबकि राष्ट्रीय आय को ठीक ढंग से आर्थिक विकास और कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करेंगे तो देश में आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार बढ़ेगा, जिससे लोगों के आर्थिक कल्याण एवं समृद्धि में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के उत्पादन का ढंग।
राष्ट्रीय आय के आकार के साथ साथ आर्थिक कल्याण पर राष्ट्रीय आय के अर्जित करने का ढंग का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिस देश के लोगों को उत्पादन के कार्य में कम घंटे काम करने पड़ते हैं, काम करने की परिस्थितियां और वातावरण अनुकूल हो, लोगों का शोषण कम हो, उन्हें यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती हो, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव ना पड़ता हो, स्त्रियों एवं बच्चों का उत्पादन में शोषण न हो, तो उस देश में क्या होगा, आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। पर जहाँ उत्पादन का ढंग लोगों के शोषण का कारण बने और उनके काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, वातावरण भी अच्छा ना हो, स्त्रियों बच्चों का भी उत्पादन में शोषण हो, तो वहाँ पे लोगों का क्या होगा, राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर भी लोगों का आर्थिक कल्याण का स्तर कम होगा। नेक्स्ट, उत्पादन की संरचना एवं बनावट। राष्ट्रीय आय के आकार के साथ साथ राष्ट्रीय आय के उत्पादन की संरचना एवं बनावट का भी आर्थिक कल्याण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिस देश के उत्पादन में अधिकाधिक सैनिक साज सामान, पूंजीगत वस्तुओं आदि का उत्पादन किया जाता है तथा नागरिक उपभोग वस्तुएं जैसे वस्त्र, खाद्यान्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं आदि के उत्पादन में कमी की जाती है, तो लोगों के जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या होगा, उनके आर्थिक कल्याण में कमी होगी। इसके विपरीत जिस देश में नागरिक उपभोग वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है, साथ ही जैसे साजो सामान, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र जैसी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम रखा जाता है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होता है, जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार एवं विकास। राष्ट्रीय आय का आकार रोजगार, उत्पादन तथा आय का आकार निर्धारित करता है। किन्स के रोजगार और आय के सिद्धांत का आधार क्या है, राष्ट्रीय आय है, क्योंकि जिस देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि रोजगार तथा आर्थिक विकास में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हो, उसमें आर्थिक कल्याण में वृद्धि स्वाभाविक है। लेकिन जिस देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि से रोजगार नहीं बढ़े, आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़े, तो वो क्या होगा, उससे आर्थिक कल्याण में कमी होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय तथा उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता। उपभोग मनुष्य की क्या है, आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों है। जिस देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों को उपभोग वस्तुओं की भी क्या बढ़े, मात्रा बढ़े, अधिक मात्रा में उपभोग वस्तुएं प्राप्त हो, तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और उससे आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। लेकिन अगर मान लो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता घट जाए या कठिन हो जाए, तो उससे क्या होगा, लोगों में असंतोष बढ़ेगा और आर्थिक कल्याण में कमी होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय तथा उपभोग वस्तुओं की बनावट। राष्ट्रीय आय तथा उपभोग वस्तुओं की बनावट का भी किस पर इफेक्ट पड़ता है, आर्थिक कल्याण पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उपभोग वस्तुओं की बनावट में जहाँ एक और आवश्यक वस्तुएं जो आम जनता की क्या होती है, अनिवार्य आवश्यकताएं होती है, जैसे वस्त्र हुए, खाद्यान्न हुआ, साबुन, तेल, नमक, साग सब्जी जो भी हो, अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो आम जनता का क्या होगा, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। लेकिन अगर दूसरी ओर जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे कि सोने चांदी के आभूषण हुए, कारें हुई, कपड़े धोने की मशीनें, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि, इनके उत्पादन का अधिक भाग है, तो वो क्या होगा, केवल देश के कुछ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर सकेगा, जिससे क्या होगा, आर्थिक कल्याण में कमी होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में पीगू के मापदंड। अब जैसा कि पीगू ने कहा है कि अगर अन्य बातें समान रहे तो कुछ शर्तों के बेस पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी, आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि का प्रतीक होगी। और वो सूचक कौन से हैं कुछ, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण यदि निर्धनों को प्राप्त राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि हो तो क्या होगा, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, किसके अकॉर्डिंग, पीगू के अकॉर्डिंग। जैसे नागरिकों की खुशी में परिवर्तन अच्छाई की ओर हुआ हो, राष्ट्रीय आय में उसकी उत्पादन लागत से अधिक वृद्धि हुई हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के मुकाबले जनसंख्या में कम वृद्धि हुई हो, ताकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, साथ ही आय के वितरण में भी सुधार हुआ हो। तो इन सब, अगर ये सभी शर्तें कंप्लीट होती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी अकॉर्डिंग टू पीगू। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय एवं पर्यावरण पर प्रभाव। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान जब औद्योगिकरण, कृषि विकास, परिवहन विकास आदि के कारण कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जैसे जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होगा, जब पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक कल्याण में कमी
आएगी। अगर मान लो आर्थिक विकास से राष्ट्रीय आय में वृद्धि के मुकाबले पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव अधिक है तो आर्थिक कल्याण घटता है। इसीलिए जब तक आर्थिक विकास पर्यावरण का पोषक और रक्षक है तब तक ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण के सामाजिक सूचकों पर जोर। कई विद्वान आर्थिक कल्याण के अध्ययन हेतु सामाजिक सूचकों को अधिक महत्व देते हैं। उन विद्वानों के अनुसार जिस देश में टेलीफोनों की संख्या, टिकाऊ उपभोग वस्तुओं की, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर की संख्या, अस्पतालों में सुविधाओं की अधिकता, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, हत्याएं, आत्महत्याएं, सड़क दुर्घटनाएं कम हैं, शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी प्रवेश का अनुपात अधिक है, सामाजिक समानता में वृद्धि हो, तो वहाँ पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। जबकि इसके विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक कल्याण में कमी होगी। नेक्स्ट है विशुद्ध आर्थिक कल्याण की अवधारणा पर जोर। जैसा कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय में संबंध स्थापित करते समय कुछ गैर आर्थिक तत्वों को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे पॉल सैमुअल्सन है, उन्होंने अपनी कृति में विशुद्ध आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की एक नवीन अवधारणा का प्रतिपादन किया है। किसने? प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने, जिसे वे सकल राष्ट्रीय उत्पादन की धारणा से बेहतर मानते हैं। उनके अनुसार अगर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में हम किसको अवकाश से प्राप्त संतुष्टि जोड़ दें तथा उत्पादन के कारण आधुनिक युग में जल तथा वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली असंतुष्टि एवं क्षति और देश में अपराधों, युद्धों तथा शांति स्थापना के लिए किए जाने वाले व्ययों को घटा दें तो जो शेष बचता है वह विशुद्ध आर्थिक कल्याण का द्योतक है। इस प्रकार से ये था राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध। थैंक यू।